हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवरेज टॉपिक की। हिंदी में इसे उत्तोलक बोलते हैं। और इस टॉपिक को हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे किसी भी टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। और इस टॉपिक के हम वेटेज की बात करें तो यूजीसी नेट में और जूनियर अकाउंटेंट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बी कॉम, एम कॉम, BBA सब में ये टॉपिक रहता है। तो इस टॉपिक को हम इस हिसाब से कवर करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और प्लस प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला है और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप जूनियर अकाउंटेंट या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स, प्रैक्टिकल टॉपिक्स और एमसीक्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि जो इस वीडियो में मैं ये जो PDF और नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको अगर आपकी इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है लेवरेज। हिंदी में इसे उत्तोलक बोलते हैं। तो लेवरेज वैसे थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं डिटेल में। लेवरेज का मतलब ये फिजिक्स से ली हुई टर्म है। और लेवरेज मतलब किसी भी चीज़ को बिना मतलब कम फोर्स से उठाने के लिए काम में आता है, मतलब कम बल का प्रयोग लगाकर और हम किसी भारी चीज़ को उठाते हैं। तो ये तो साइंस का इसका मीनिंग हो गया है, टर्म्स एक्चुअल मीनिंग। बाकी फाइनेंस में हम बात करें तो लेवरेज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेवरेज को हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जोखिम होता है लेवरेज। मतलब जब भी हम लेवरेज टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लेवरेज का मतलब जोखिम। जोखिम मतलब रिस्क। अब रिस्क का मतलब वैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव रहता है, लेकिन रिस्क को दोनों तरीके से लेना चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उतने ही ज़्यादा लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा इमेज आप दिमाग में लेकर चलो तो ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, लेवरेज व्यवसाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जोखिम के स्तर के मापने की तकनीक है। तो लेवरेज इज़ अ टेक्निक टू मेजर द रिस्क एग्जिस्ट इन द बिजनेस। तो रिस्क को हम मेजर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो रिस्क होती है उनको हम अलग अलग तरीके से मेजर करने में 2 टाइप के हम इसमें लेवरेज पढ़ेंगे। तो और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि लेवरेज जोखिम के स्तर को बताता है जो स्थिर लागतों के कारण उत्पन्न होता है। दूसरी चीज़ आप ये एक माइंडसेट और बना लेना लेवरेज को पढ़ते टाइम या इसका क्वेश्चन करते टाइम। लेवरेज में केवल फिक्स कॉस्ट के कारण ही रिस्क होता है। मतलब इसको मैं अभी आपको टेबल से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी तक हम ये मान आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि लेवरेज जो होता है वो फिक्स कॉस्ट के कारण ही उत्पन्न होता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर रहेगी केवल और फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो हमारा लेवरेज नहीं होगा। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से या घटने से या फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो लेवरेज कितना होगा। तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। जैसा और इसको आप इससे ये इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाया हुआ है। ये हमने जो पिछला वीडियो मार्जिनल कॉस्टिंग का किया था उसमें भी सेम ये समझा था। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें सेल्स हमने लिखी हुई है। और सेल्स में से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, परिवर्तनशील खर्चे घटाते हैं, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच जाता है। कंट्रीब्यूशन को हम सकल सीमांत मार्जिन भी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर हमारा एक तो फिक्स कॉस्ट जुड़ा हुआ है और एक प्रॉफिट या लॉस जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सेल्स के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट और एक प्रॉफिट या लॉस। तो जब हम इस सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो इन दोनों का टोटल हमारे पास बच जाता है और इसी को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल प्रॉफिट या लॉस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो इस फॉर्मेट में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ती है और वैसे वैसे ही घटती है सेल्स के साथ साथ। तो यहाँ सेल्स में अगर चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में भी उतना ही चेंज होगा, सेम। तो यहाँ तक हमें कोई रिस्क नहीं होगा एक तरीके से देखें तो हम। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो आप ये सोचो कि जैसे फिक्स कॉस्ट
हमेशा रहेगी, मतलब 0 यूनिट पर भी, 100 यूनिट पर भी, 1000 यूनिट पर भी। तो जैसे जैसे आपकी सेल्स कम होती जाएगी तो वैसे वैसे आपको वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी कम नहीं होगी, तो ये आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। और वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, वो बिल्कुल पर यूनिट कम होती जाएगी जैसे जैसे टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो वैसे वैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होती जाएगी। तो यही लेवरेज का कॉन्सेप्ट है कि फिक्स कॉस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है आपकी सेल्स और सेल्स में परिवर्तन होने से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ तक। फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट हम कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ईबीआईटी, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब अभी तक हमने जो ऑपरेटिंग हमारी रेवेन्यू है, मतलब जो हमारा विक्रय का जो हमारे पास पैसा आया था उसमें से हम परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत हमने घटाई, तो हमारा परिचालन लाभ आया है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास अभी तक आया है। यहाँ तक हमने कोई फाइनेंशियल टर्म लेस नहीं करी है। अब इसके बाद हम, ये तो हमारे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं यहाँ तक। इसके बाद हम ये नीचे का हम डिस्कशन करते हैं, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर आता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट अगर लेस करेंगे तो हमारे पास, या फिर ईबीआईटी से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इससे हम इंटरेस्ट घटा देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स बच जाएगा हमारे पास। तो ये भी इंटरेस्ट हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, चाहे हमारी सेल बढ़े या घटे, जितना हमने मार्केट से या लोन लिया हुआ है या डेट लिया हुआ है तो उस पर ब्याज तो उतना ही हमें देना पड़ेगा, तो ये भी हमारी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ये ऑपरेटिंग खर्चा नहीं हो करके ये एक हमने जैसे पैसा जुटाया है उसका खर्चा है, मतलब ये एक फाइनेंशियल चार्ज है। तो ये सेल्स से जैसे जैसे बढ़ेगी या कम होगी, सेल्स से चेंज नहीं होगा, तो ये भी हमारी रिस्क बढ़ाता है। जैसे बिल्कुल सेल कम होएगी तो इंटरेस्ट तो उतना ही हमें देना पड़ेगा, तो हमारा लॉस ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सेल्स कम होगी। और जैसे सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये बिल्कुल नॉमिनल हो जाएगा और हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी दोनों तरीके से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है हमारे लिए। तो यहाँ तक हमने समझा। अब मैं इसको आपको सेग्रीगेट करके देता हूँ। यहाँ तक सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हमने घटाया और कंट्रीब्यूशन आया, ये बिल्कुल ये तीनों वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास केवल ये फिक्स रहेगी, फिक्स कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारा ईबीआईटी और इंटरेस्ट हमारा फिक्स रहेगा, इसके बाद ईबीटी। और इसके बाद का हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि टैक्स है। तो टैक्स हमें पता है कि जितना एक कंपनी लाभ कमाती है, जितना प्रॉफिट अर्न करती है, उसके हिसाब से एक परसेंटेज रहती है कि 30%, 25% या 40%, तो उतना कंपनी को टैक्स पे करना होता है। तो ये भी एक वेरिएबल खर्चा ही हम मान सकते हैं। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा और कम होने पर कम हो जाएगा। तो ये भी वेरिएबल है, इससे हमें कोई रिस्क नहीं है। अगर हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो गया तो हमें टैक्स भी बिल्कुल कम देना पड़ेगा, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हमारे लेवरेज में कंसीडर नहीं करेंगे हम इसे। और इसके नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे वैसे एक फिक्स खर्चा और आता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन नॉर्मली जो नेट के और जो आपके जूनियर अकाउंटेंट या बीकॉम एमकॉम के नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसका एडजस्टमेंट नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसे कवर नहीं किया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हम ये मान के चलेंगे कि आपका प्रेफरेंस शेयर आपके नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसके बाद आपका ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा बच जाएगा आपके पास, और इसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स से, तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। तो आप ये मान के चलो, जहाँ पर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करी या फिर ईबीटी बात करी, क्योंकि ईबीटी के बाद पूरा हमारा वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर ईबीटी बोल देंगे या फिर पीएटी बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसे भी हम सेम मान सकते हैं क्योंकि टैक्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, टैक्स वेरिएबल है। या फिर अर्निंग पर शेयर, ये हम इसे मान के चलेंगे नीचे वाली टर्म को। अब हम रिस्क टाइप ऑफ, हमने अगर ये स्टेटमेंट ठीक से समझ लिया है तो अब हमें पूरा फार्मूला, और मैं आपको केवल इस फॉर्मेट में ही सारे फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और समझ में आ जाएंगे, आपको फार्मूला इवन याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप ये देखिए,
बिजनेस रिस्क वो होती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी, हमारी अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी उसकी होती है, वो हमारी बिजनेस रिस्क होती है। और इसके बाद हमारी जो ईपीएस की अनसर्टेनिटी होती है, वो हमारी फाइनेंशियल रिस्क होती है। अब ऑपरेटिंग रिस्क जो हमारी होती है वो किस कारण होती है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण हमारी फाइनेंशियल रिस्क होती है। और बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग लेवरेज से मेज़र करते हैं। जैसा हमने शुरू में बात करी थी, लेवरेज एक रिस्क को कैलकुलेट करने की, मेज़र करने की टेक्निक है। तो जो व्यावसायिक रिस्क है, बिजनेस रिस्क, उसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज से, और जो वित्तीय जोखिम है उसको मापने के लिए फाइनेंशियल रिस्क को मेज़र करने के लिए हम फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब आप फॉर्मूला मैं आपको ऐसे ही 1 मिनट में वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक हमारा ऑपरेशन का पार्ट है और इसके बाद हमारा फाइनेंस का पार्ट है। जैसे जैसे हमने पैसा जुटाया है उसका पार्ट नीचे है, और ऊपर हमारा जैसे जैसे हमने बिजनेस में खर्चे किए हैं उसका पार्ट है। तो यहाँ तक आप देखेंगे, कंट्रीब्यूशन तक आपका सारा वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है प्रोडक्शन के हिसाब से, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो फिक्स नहीं है। केवल हमारा यहाँ पर जो देखने की चीज़ है वो फिक्स कॉस्ट से हमें रिस्क है, ऑपरेटिंग कॉस्ट से। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर वाली जो टर्म है वो कंट्रीब्यूशन, और इसके नीचे वाली टर्म है ईबीआईटी। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ईबीआईटी और हमारा रिस्क है हमें इंटरेस्ट से, और इसके नीचे वाली टर्म ईबीटी। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगी। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग लीवरेज का और फाइनेंशियल लीवरेज का। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर हमारा रिस्क है, तो कंट्रीब्यूशन को आप ऊपर रख दीजिए और डिवाइड में नीचे ईबीआईटी को रख दीजिए। इन दोनों का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इन दोनों से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट है। इसी से हम रिस्क को मेज़र कर रहे हैं, रिस्क की जो कैलकुलेशन है वो इसके बेस पर कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट का इफेक्ट पता लग जाएगा। इसके नीचे हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे सारा वेरिएबल है, टैक्स वेरिएबल है, और फिर डिवाइड करके ईपीएस आ जाएगा। ये मानकर हम चल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला सारा डिस्कस हो गया है। अब हम फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर तीन हमारे जो लेवरेज के टाइप हैं वो तीन हैं। एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो व्यावसायिक जोखिम से रिलेटेड है। इसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज जो हमारा वित्तीय जोखिम से रिलेटेड है। और कंबाइंड लेवरेज, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा कंबाइंड लेवरेज हो जाता है। इसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कि व्यावसायिक जोखिम को ऑपरेटिंग लेवरेज, ये वित्तीय जोखिम, और ये ओवरऑल रिस्क। और ये किस किस में रिलेशन बताता है? अगर हम सेल्स में और ईबीआईटी में रिलेशन देखते हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है। और हम ईबीआईटी और ईबीटी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और ईपीएस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी, क्योंकि ईबीटी के बाद पूरा नीचे टैक्स है और फिर डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस आ जाता है। नीचे कोई फिक्स कॉस्ट की टर्म नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ईपीएस भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को मिला लेंगे हम तो ये हमारा सेल्स और ईपीएस में, मतलब पूरा नेट इम्पैक्ट दिखाएगा ये ओवरऑल। आप इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो ज़्यादा टिपिकल होता है समझने, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अगर सेल्स में 1% चेंज होता है तो ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज होगा, ये आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगा। जैसे आपने ऑपरेटिंग लीवरेज मान लो कैलकुलेट किया और उसका आंसर 2 आ गया, तो अगर सेल्स में 1% चेंज करोगे तो ईबीआईटी में 2% चेंज होएगा। सेल्स में अगर 20% चेंज करोगे तो ईबीआईटी में 40% चेंज होएगा। ये इसका इंटरप्रिटेशन है फार्मूले का।
ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज में EBIT में अगर 1% चेंज करोगे आप तो EPS में कितना परसेंट चेंज होगा, ये आपको फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। और कंबाइंड लीवरेज ये बताता है सेल्स में 1% चेंज करने से EPS में कितना परसेंट चेंज होगा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो फॉर्मूला में जो मैंने पहले आपको नोटशीट एक इस शीट में बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज को हम इससे फिक्स कॉस्ट से देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और फाइनेंशियल लीवरेज हमारा हो जाएगा EBIT अपॉन EBT, क्योंकि ये हम इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप ये फॉर्मूला देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको आप हटा दीजिएगा अगर आप नोट्स ये यहाँ से कॉपी कर रहे हो, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर प्रेफरेंस शेयर होता है तो उनको भी एक फिक्स लाभांश आपको देना पड़ता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसलिए इसको भी नीचे से हम घटाते हैं। लेकिन नॉर्मली आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं देगा, तो इसके लिए आप ये मान के चलो फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT अपॉन EBT। ये फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आप आपके नोट्स में उतारिएगा, ठीक है। और एक जो कंबाइंड लीवरेज है, ये दोनों को मिलाकर है, तो कंबाइंड लीवरेज में ये कंट्रीब्यूशन से सॉरी ये EBIT नीचे है और यहाँ पे EBIT ऊपर है, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बचेगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये हमारे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला रहेगा। तो और कंबाइंड लीवरेज का ये एक फॉर्मूला ये भी है, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, संयुक्त उत्तोलक जिसे हम कहते हैं, परिचालन उत्तोलक गुणा वित्तीय उत्तोलक, ये दोनों इससे भी हम निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। और ऐसे ही ये तो आपको जब एक लेवल दिया हुआ है, फिगर्स एक ही दी हुई है, अगर 2 साल की या 2 लेवल फिगर्स आपको दिए हुए हैं तो आप इसमें परसेंटेज चेंज में ले लेंगे। ऊपर परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, नीचे बेस यहाँ पर सेल्स रहेगा, क्योंकि ये जो हमने इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देखो पढ़ा था कि सेल्स में 1% चेंज होने से EBIT में कितना चेंज होता है, तो ऊपर EBIT का चेंज और नीचे बेस में सेल्स का चेंज। और यहाँ पर हमने पढ़ा EBIT में 1% चेंज होने से EPS में कितना चेंज होगा, तो ऊपर चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन EBIT। वैसे हमें यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला से जाओ तो हमें यहाँ पर EBIT लेना था, EBIT भी आप ले सकते हो, लेकिन EBIT और EPS में कोई चेंज नहीं है क्योंकि फिक्स प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये है 1% सेल्स में चेंज होने से EPS में कितना परसेंट चेंज होगा, तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS और जो बेस है नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपको अगर 2 फिगर्स दिए हुए होंगे तो उनका चेंज निकाल कर आप इस फॉर्मूले में डालोगे, तो लेवरेज का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया। ये एक स्लाइड और मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आकर आता है तो उसके लिए समझा रहा हूँ, बाकी इसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। तो टोटल कोस्ट हमने देखा, टोटल कोस्ट में 2 टाइप की कोस्ट होती है, एक तो ऑपरेटिंग कोस्ट और एक फाइनेंशियल कोस्ट। जिसके लिए जिनका व्यापार के लिए व्यय किया जा रहा है वो लागत ऑपरेटिंग लीवरेज, और जो पैसे जुटाने के लिए और फाइनेंस को सोर्सिंग करने के लिए जो खर्चा किया है वो फाइनेंशियल कोस्ट। अब इन दोनों कोस्ट में हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स। तो वेरिएबल का लेवरेज से कोई लेना देना नहीं है। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट या फिर फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट, ये दोनों हमारे लेवरेज को इफेक्ट करेगी। तो आप ये देखिए वेरिएबल कोस्ट यहाँ पर दे रखी है, टैक्स, मटेरियल, वेजेस, ये सब होती है। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह ये सब। और ऐसे ही फाइनेंस में देखें हम तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, और इक्विटी शेयर डिविडेंड ये हमारा वेरिएबल रहता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, या फिर हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है।
तो इसलिए इसका भी लेवरेज से कोई लेना देना नहीं है और इस कॉस्ट का भी लेवरेज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास बचा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। इन दोनों से हमें जोखिम उत्पन्न होती है और फिक्स कॉस्ट और जोखिम मतलब फिक्स कॉस्ट और जोखिम या फिर हम कहते हैं लेवरेज, इनमें सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन लेवरेज। तो यहाँ पर आपको जो वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें पॉजिटिव रिलेशन दोनों में दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो और लेवरेज भी इंक्रीज होगा, वो वाला ऑप्शन आपको देखना है। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये देख सकते हैं हम, हायर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, हायर अमाउंट ऑफ रिस्क और हायर द लेवरेज, लोअर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, लोअर रिस्क, लोअर लेवरेज, नो फिक्स कॉस्ट, नो रिस्क, नो लेवरेज। क्योंकि यहाँ पर जो फिर फिक्स कॉस्ट, अगर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है फाइनेंशियल या फिर ऑपरेटिंग, तो हमारा जितना सेल्स में चेंज होगा एंड तक हमारा ईपीएस तक उतना ही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर लेवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी फिक्स कॉस्ट होते हैं वहाँ पर वो सेम रेशो में चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए हमें लेवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे अच्छा क्वेश्चन कहीं भी नहीं हो सकता है, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे लेवरेज के। तो पहला क्वेश्चन है, ये आप एक बार नहीं देखिए आंसर, पहले आप क्वेश्चन नहीं देखिए केवल। क्वेश्चन है कंबाइंड लिवरेज आपको दिया हुआ है 2.8, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दिया हुआ है 1.4 और ईबीटी आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये कर पूर्व लाभ। ये 3 चीज़ आपको दी हुई है और आपको ब्याज पूछा है। ये पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन आया था, तो मेरे को एग्जैक्टली याद है कि यही क्वेश्चन था, फिगर्स चेंज हो सकती है। तो ये आप एक बार आंसर को नहीं देखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फॉर्मूला से। कंबाइंड लिवरेज का आपको फॉर्मूला पता है, OL इंटू FL, फाइनेंशियल लिवरेज इंटू ऑपरेटिंग लिवरेज, और ऑपरेटिंग लिवरेज का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो इससे सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हमने यहाँ रखा, कंबाइंड लिवरेज को हम इधर रखा हमने 2.8 को, फाइनेंशियल लिवरेज हमारे पास नहीं है तो हमें उसे ऐसे कैसे रख दिया और इधर ऑपरेटिंग लिवरेज रख दिया, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज 2 आ गया। इसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज को हम, फाइनेंशियल लिवरेज का हमने फॉर्मूला रखा EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लिवरेज हमने निकाल लिया 2, तो इधर रख दिया हमने 2, EBIT हमें नहीं दिया हुआ, EBT हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, तो नहीं हमने नीचे 50,000 रख दिया। अब ये इधर जाएगा तो ये EBIT हमारे पास आंसर आ गया 1,00,000, और हमें क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट, तो हमारे पास EBT निकल के आ गया और EBIT हमने निकाला और EBT क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो EBIT और EBT में केवल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। अगर हम EBIT से इंटरेस्ट लेस कर देते तो हमारे पास EBT बच जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हम 1,00,000 में से यहाँ पे 50,000 घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 50,000 इंटरेस्ट। ये पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेल्स आपको दी हुई है 2,00,000 रुपये, PV रेशियो आपको दिया हुआ है 40%, लाभ मात्रा अनुपात, और फाइनेंशियल लिवरेज आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स, 2 गुना, और EBT आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये, और इसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका क्या है। अब यहाँ पर सेल्स और आपको PV रेशियो दिया हुआ है, तो सेल्स को आप PV रेशियो से गुणा करेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 2,00,000 इंटू 40%, तो ये हमारे पास 80,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, इसमें कंट्रीब्यूशन काम आता नहीं है, EBT दिया हुआ है, तो देखते हैं हमने कैसे सॉल्यूशन कराया इसका। ये हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 80,000 रुपये,
फाइनेंशियल लीवरेज का हमने फॉर्मूला रखा EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज हमें 2 इधर रखा हमने और EBIT नीचे, EBT हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये। इससे हमारा EBIT आ गया 1,00,000 रुपये, सॉरी EBT दिया हुआ था हमें और हमारा EBIT हमने निकाला 1,00,000 रुपये। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का हमने फॉर्मूला रखा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर निकाला सेल्स से PV रेशियो गुणा करके, और EBIT हमने इस ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। ये दोनों ही फिगर आपको इस क्वेश्चन से निकालनी थी और फिर इसको डिवाइड करके आपको आंसर आएगा आपका 0.8 टाइम्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारे EPS में चेंज होता है 20% से, इफ़ योर चेंज इन EPS इज 20% ड्यू टू 10% चेंज इन सेल्स एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.5 टाइम्स, तो हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। इस क्वेश्चन को आप समझो, जो 2 लेवल हमने जो दूसरा फार्मूला पढ़ा था तो उसमें हमने 3 फार्मूले देखे थे। चेंज इन, ऊपर चेंज हमने रखा था और नीचे चेंज हमने रखा था दोनों फार्मूलाज में। तो उस फार्मूले से ये सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 10% सेल्स में चेंज होने से EPS में 20% चेंज होता है। तो सेल्स और हम EPS को जब कंपेयर करते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा कंबाइंड लीवरेज का। तो ये हमने कंबाइंड लीवरेज को यहाँ पर रखा, चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पर 20% चेंज हुआ है सेल्स में 10% चेंज के कारण, तो हमने इनको रखा और 2 टाइम्स हमारा कंबाइंड लीवरेज आ गया, 2 गुना। और हमें क्वेश्चन में पूछा है ऑपरेटिंग लीवरेज, तो और फाइनेंशियल लीवरेज भी हमें दिया हुआ है। तो ये इससे हो जाएगा कंबाइंड लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज आपने निकाल लिया 2 गुना, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है और फाइनेंशियल लीवरेज आपको दिया हुआ है 1.5 टाइम्स। तो ये इधर चला जाएगा आपका और आपका इसमें आंसर आ जाएगा C 1.33%। ये हमने 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कवर किए। अगर ये आप सॉल्यूशन नहीं देखकर पॉज करके वीडियो को देखते हो और ये आपको सॉल्व हो जाते हैं तो आपको सारे फार्मूलाज मतलब समझ में आ गए हैं। और थ्योरेटिकल भी मैंने डिस्कस किया, जिससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल कोई टॉपिक और पढ़ने हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस प्रैक्टिकल टॉपिक को कवर करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ।